हेलो बच्चों। तो आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था कि हमारा चेंज इन पीएसआर हमने स्टार्ट किया हुआ और इसका एक वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे आ चुका है। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकंड टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, तो जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ ही रहा होगा, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। ये आपके टॉपिक का चैप्टर का बेसिकली थर्ड पार्ट है ना। अब थर्ड पार्ट है बेसिकली, इस टॉपिक को समझने से पहले, इस टॉपिक में काम क्या करना है उससे पहले हम क्या समझते हैं कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, क्यों हम लोग इसे काम करते हैं। देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, इस चैप्टर में होने क्या वाला है, इस चैप्टर में होने वाली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेट सपोज कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है बेटा? वो है 3:2। और हम लोग क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, एक पर्टिकुलर ईयर में, नेक्स्ट ईयर से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी रेशियो को मेंटेन करें कितना? 1:1 के रेशियो में। लाइक वी हैव टू पार्टनरशिप, तो ए एंड बी ये पार्टनर्स हमारे पास हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि अब तक हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन कर रहे थे वो कर रहे थे 3:2 और अब करेंगे 1:1। अब इससे होगा क्या? जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज जस्ट नॉट अ नंबर, इट्स अ राइट्स। पूरे बिजनेस पर किस पार्टनर का कितना राइट अवेलेबल है, इसको हम उस तरीके से समझते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो अभी हम एक काम करते हैं, देखो बच्चों, तो जब भी हम रेशियो बदलते हैं तो बैलेंस शीट में लिखी हुई हर एक आइटम के ऊपर, चाहे वो लायबिलिटी साइड पे गिवन हो, चाहे वो एसेट्स वाली साइड पे गिवन हो, हर एक आइटम के ऊपर पार्टनर्स का जो राइट है वो चेंज कर जाता है। अब हमारा टॉपिक क्या बेटा? हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लायबिलिटी साइड पे एक आइटम यूज कर लेते हैं, लेट्स से रिजर्व। हमारे पास एक रिजर्व मेंटेन है जिसका वैल्यूएशन लेट सपोज ले लेते हैं हम लोग कितना? 50,000 रुपीज का, है ना। अभी क्या होगा, जैसे ही रेशियो बदलेगी, रेशियो बदलने से मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि रेशियो बदलने से कभी भी किसी भी लायबिलिटी और एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, अगर हैं, हम चेकआउट करते हैं उसको रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट बोलते हैं, तो वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं है। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो क्या होगा, डाटा दोबारा से सेम रहेगा, है ना। अब एक पॉइंट आता है, झगड़े वाला पॉइंट कहां पे आएगा बेटा? झगड़े वाला पॉइंट आएगा इस रिजर्व के लिए, क्योंकि इस रिजर्व को क्रिएट जब किया गया था तो रिजर्व हम लोग क्या मानते हैं बेटा? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स ने अनडिवाइडेड रखा हुआ है। मतलब ये पैसा पार्टनर्स ने क्या बोला कि भाई देखो, मुसीबत के टाइम पे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे हम पैसा कहां से लाएंगे, तो उस कंटीजेंसी से डील करने के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? रिजर्व्स की। तो हर कंपनी के अगर फाइनेंशियल डाटा के अंदर रिजर्व अगर अवेलेबल है, एक अच्छा खासा अमाउंट रिजर्व का अवेलेबल है, तो हम ये मानते हैं कि भाई वो कंपनी सस्टेनेबल कंपनी है, उस कंपनी पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है ना। लेट्स से कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कर्जा विच इज डेट गिवन है 100 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 100 लाख रुपए का, मतलब या फिर से बोल लो 1 करोड़ का, 1 CR का उसके पास कितना है? 1 CR का डेट अवेलेबल है। बट उसी कंपनी के पास रिजर्व वाली साइड पे अगर देखा जाए, रिजर्व में अवेलेबल है 1.5 CR। तो हम इस कंपनी को अच्छा मानेंगे। हम एक कंपनी को ये नहीं बोलेंगे भाई कर्जा इतना सारा ले रखा है 1 करोड़ का तो बहुत बेकार कंपनी है, 1 करोड़ का कर्जा ले रखा है, बट कंपनी के पास रिजर्व भी तो अवेलेबल है कि कभी भी वो इस रिजर्व का इस्तेमाल करके इस डेट को चुका सकती है, तो एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी यहाँ पे ये, ठीक है। तो वहां पे यही पॉइंट है आपका, इस जो टॉपिक हम कर रहे हैं, यही पॉइंट आपके पास निकल के आता है। कह रहा है कि रिजर्व अवेलेबल है कितना? 50,000 रुपए का। अब एक पॉइंट आता है इस रिजर्व से डील करने का, जब रेशियो बदलेगी तब क्या होगा। अभी एट प्रेजेंट ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर बात करूं तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से ए और बी का जो अधिकार इस अमाउंट के अंदर से है, 50,000 में जो राइट है वो कितना है बेटा? वो है 30,000 रुपए और 20,000 रुपए एज पर द रेशियो। आई होप ये क्लियर है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस अमाउंट को उठाया और ओल्ड रेशो में डिवाइड करके चेक कर लिया कि भाई कितना शेयर किस पार्टनर का बनता है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है, इस रिजर्व को मेंटेन करने में ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया है? 30,000। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 20,000 रुपीज। तो ये हमारा ये रिजर्व आपका क्रिएट हो गया। अब आ जाओ, अगर हम इस रिजर्व को यहां पे ट्रांसफर करते हैं तब क्या होगा? यहां पे जैसे ही ट्रांसफर करूंगा तो एज पर द न्यू रेशियो ए का और बी का राइट कितना बन जाएगा बेटा? ये बनेगा 25,000 रुपए और 25,000 रुपए। मतलब हर एक पार्टनर का जो अधिकार है इस रिजर्व पर वो एज पर द न्यू रेशियो क्रिएट हो जाएगा। तो इस रिजर्व को डील करने का तरीका क्या है बेटा? इस रिजर्व से डील करने के 2 तरीके आते हैं,
आपके पास द वेरी फर्स्ट मेथड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर सेकंड मेथड आता है बेटा जिसको बोलते हैं आप क्या, एडजस्टमेंट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सिंपल सा, पार्टनर्स में झगड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ए चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? ए को दिक्कत होगी सबसे ज्यादा। क्यों दिक्कत होगी? कहता है भाई साहब देखो रेशियो बदलने से मेरा जो राइट है 5,000 रुपीज से डाउन हो गया। बी बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो बी तो खुश होगा क्योंकि बी को पहले मिल रहे थे 20,000 रुपए, रेशियो बदलने से कितने मिल रहे हैं उसे, 25,000 रुपए। तो बी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी बोलता बहुत अच्छी बात है, कर दो रेशियो चेंज। एक को प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम लोगों के पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ऑप्शन एडजस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या भाई, पार्टनर्स ये बोलते हैं कि एक काम करो यार, इसमें 5,000 रुपए का झगड़ा हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस 50,000 रुपए को पुरानी रेशो में उठाओ, जिस तरीके से रिजर्व को क्रिएट किया गया था 30 और 20 के हिसाब से, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट मार दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पहला मेथड। तो डिस्ट्रीब्यूट हमने मार दिया, हमारा ये रिजर्व आगे ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे ही आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट मारा, ए के कैपिटल में इतने पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, बी के कैपिटल में इतने पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दैट्स इट। झगड़े वाला पॉइंट ही खत्म कर दिया हमने। अब आ जाओ सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड क्या होता है? देखो बेटा एक पॉइंट आता है कि रिजर्व को ना पैसा इकट्ठा करना आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, खर्च करने के लिए क्या चाहिए, दुकान पे जाओ फटाफट खर्च कर दो आप, है ना। अगर आप जोड़ने की बात करोगे, जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जोड़ने के बाद जब उसको एक तरीके से ज़रूरत के टाइम के लिए हम लोग जोड़ते हैं पैसा, है ना। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है भाई, देखो जो बी है, बी बोलता है ए से कि भाई देख यार ये पैसा जोड़ा हमने था, एक मुसीबत के टाइम के लिए जोड़ा था, इसलिए नहीं जोड़ा था कि हम इसे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट ही करना था तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, पेट काट काट के प्रॉफिट का कम एक्वायर करके हम लोगों ने इस रिजर्व को मेंटेन किया। ए बोलेगा है तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि तेरे को तो पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो बी बोलता है भाई शांत हो जा, एक काम करते हैं, झगड़े वाली बात क्या है, झगड़ा पॉइंट किस चीज का है, केवल 5,000 का है ना। तो एक काम करते हैं, मेरी कैपिटल में से एक काम कर, 5,000 रुपए निकाल और अपनी कैपिटल में जाके ऐड कर ले। ये हमने एडजस्टमेंट कहां पे करी है बेटा, ये एडजस्टमेंट हमने करी है कैपिटल के अंदर। बी ने क्या बोला है, मेरे को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ही तो मिल रहे हैं, तो एक काम करते हैं 5,000 रुपए मेरी कैपिटल में से निकाल के अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर ले, झगड़ा खत्म। और रिजर्व को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो रिजर्व क्या हुआ, रिजर्व एज इट इज ट्रांसफर हो गया, बट जो झगड़े वाला पॉइंट था दैट इज 5,000 रुपीज, उसको हमने एडजस्ट करवा दिया, दैट इज कॉल्ड अ एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? तो हम इस टॉपिक में यही करने वाले हैं, हम इन दोनों में से कोई भी एक मेथड हम लोग यूज करेंगे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो चाहे वो एडजस्टमेंट करनी हो, बट द पॉइंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि कब डिस्ट्रीब्यूट करना है और कब आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लैंग्वेजेस आपको एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन के अंदर फ्रेम करके देगा, तो वो लैंग्वेजेस कौन सी होंगी अभी थोड़ी देर में हम वो देखते हैं। पहले आपको अगर बेस इस चैप्टर का, इस टॉपिक का समझना हो तो आप ये छोटी मोटी ड्राइंग्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसके लैंग्वेज लिखा देता हूँ आपको, ओके। ओके बच्चों, तो आ चुके हैं हम लोग अपने लैंग्वेज की तरफ। तो देखो बच्चों, आपको जो लैंग्वेज देखने को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 लैंग्वेजेस में से कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको दे सकता है एग्जाम में, सो आपके क्वेश्चन के अंदर। तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है देखो। पहली लैंग्वेज क्या लिखी है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल आइटम, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल दिया उसने कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम भी कर देंगे, हमें क्या मतलब है। अब अगला पार्ट आता है, व्हेन अगर एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट के लिए क्या लैंग्वेज बोलेगा, जस्ट इसका उल्टा, दैट मींस व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल आइटम, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है, जैसा वो पुरानी बैलेंस शीट में था हमारे पास, वैसा ही वो नई बैलेंस शीट में भी शो होना चाहिए, मतलब यहां से एग्जैक्टली यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ओके। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करनी है आपको। फिर आ जाओ सेकंड लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज में क्या बोला, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शोन द अवेलेबल आइटम इन द न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या बोला, पार्टनर से चाहते हैं कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में जो आइटम रिकॉर्डेड है ना, वो नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा केस तब पॉसिबल होगा जब आप उसको वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट मार लोगे, तो आपका इसका मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ओके। इन दिस केस when partners decided to record the available item in the new balance sheet, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो अवेलेबल आइटम यहाँ पे है ना आपके पास, रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उन आइटम्स को जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही वो यहाँ भी देखना चाहते हैं,
क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट में भी आपको एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की एक और लैंग्वेज, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर क्या चाहते हैं? पार्टनर कहते हैं बदलाव करो नई बैलेंस शीट में, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है, वो सेम नहीं चाहता पुरानी चीज को। उसके बाद एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा आपको? व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू इफेक्ट when partners decided not to affect the values of a old balance sheet। क्या बोला? पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो कोई भी बुक वैल्यू में जो भी आइटम्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करना चाहते। तो इफेक्ट नहीं करना चाहते इसका मतलब क्या? कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, अब एक ये पॉइंट तो हमने समझ लिया, लैंग्वेज वगैरह हम लोगों ने देख ली है। अब पॉइंट आता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है बेटा, और आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आइटम पता होने चाहिए बेटा कि कौन सी आइटम ऐसी होती हैं जिन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कौन सी आइटम ऐसी होती हैं जिन्हें आप एडजस्ट करोगे। ओके, तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। तो एक बार ना हेडिंग डाल लो, और इट्स अ रिकमेंडेशन कि आप जो भी मैं लिखवाने वाला हूं अभी, उसको आप अपने रजिस्टर के या नोटबुक, जहां भी आप नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो, उसे आप अपने रजिस्टर के सबसे लास्ट पेज पे मेंटेन करो। रीजन, क्योंकि ये सारी जो आइटम आपके पास हैं, ये सारी आइटम आपको अगले आने वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगी। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग अभी? लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आपके पास कौन कौन से होते हैं बैलेंस शीट में से? फ्रॉम बैलेंस शीट, तो हम लोग वो लिखने वाले हैं बेटा। ओके, तो लिख लो, एक सिंपल सी बैलेंस शीट आप बनाओगे। बैलेंस शीट बनाने के बाद एक छोटा सा टी शेप अकाउंट आप काइंड ऑफ बनाओगे। एक साइड होती है आपकी लायबिलिटी, तो एज यू ऑल यू नो कि ये होती है लायबिलिटी साइड, और ये होती है मेरी कौन सी बेटा? ये होती है मेरी एसेट साइड, जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, है ना। तो इस साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की बात करूं, सबसे पहली आइटम जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे दैट इज जनरल रिजर्व, या फिर रिजर्व के फॉर्म में भी ये वैल्यू आपको दे सकता, सिंपल रिजर्व भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में रिजर्व फंड के नाम से भी वैल्यू दे देगा। और कुछ पॉइंट्स आपके पास आते हैं जिसमें आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बट ये क्या है? ये वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जो कि स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व, एंड एक और आइटम दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। तो ये कुछ आइटम्स हैं आपके पास। इसके अलावा एक नई चीज भी मिलने लग गई, दैट इज कंटीजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आपके लायबिलिटी साइड पे मिलेंगी, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ऑन दैट साइड कि आपको एक आइटम मिलती है जो कि होती है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एक होता है आपके पास गुडविल जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, एक आपको मिलता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। इसी के अलावा इसी को एक और नाम से जाना जाता है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये कुछ नाम हैं जिन नामों से आपको डाटा दिया जा सकता है। देखो बेटा, यहाँ पे भी एक ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है बिजनेस में लॉस हुआ है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और इसका मतलब होता है बिजनेस में कुछ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स ने साइडवेज रखा हुआ है, प्रॉफिट को कैपिटल में एडजस्ट नहीं करवाया। तो ये आइटम्स वो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के नहीं देगा। जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे देगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच आइटम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एंड विच इज अ एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कर सकते हो। फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, या फिर एक काम करते हैं उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप, और उससे किसी भी आइटम को आप एडजस्ट कैसे करोगे। तो उसके कुछ स्टेप्स अवेलेबल हैं, वो भी देख लेते हैं। तो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम सीधा अगले पार्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना आपको एक एंट्री पास करनी है। एग्जामिनर आपसे और कुछ नहीं मांगेगा, आपसे वो एंट्री मांगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री क्या होने वाली है? जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी आइटम को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड पे हो चाहे वो एसेट साइड पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से खत्म कर देना। दैट मीन्स उसको बैलेंस शीट में से रिमूव कर दो आप। रिमूव कैसे की जाती है? जैसे मैथ्स के अंदर हमारा एक
प्रिंसिपल चलता है लाइक प्लस की मेरे को 5 वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू को मुझे 0 करना है, मतलब खत्म करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है कि आपको इसे माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का 5, तब जाके ये वैल्यू दोनों क्लैश करेंगे और 0 हो जाएगा, दैट्स इट। वैसे ही अकाउंट्स में भी चलता है कि अगर अकाउंट्स में सिंपल डेबिट का 5 रुपीज़ लिखा हुआ है एंड आई वांट कि इसका बैलेंस हमेशा 0 हो जाए, बैलेंस शीट में से रिमूव हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे क्रेडिट करना पड़ेगा 5 रुपीज़। समझ में आया? और अगर ये क्रेडिट साइड पे गिवन है, दैट मीन्स क्रेडिट का 5 लिखा हुआ है, और अब मुझे अगर इसे 0 करना तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको इसे डेबिट करना पड़ेगा 5 रुपीज़, तो आपस में ये क्लैश हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे और तब जो बैलेंस बचता है वो 0 बनता है। समझ में आया? क्योंकि जो भी अकाउंटेंसी बनाई गई है ना बेटा, वो सारे मैथ के प्रिंसिपल पे ही चलती है, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ फॉर्म जो कि क्रिएट किया गया या फिर बनाया गया, जो प्रिंसिपल डिजाइन किए गए हैं आपके जनरल एंट्रीज के, वो एक मैथमेटिशियन नहीं दिए हैं जिनका नाम है सर द लूका पासियोली। ठीक है, तो उनके बेसिस के प्रिंसिपल्स पे ही हम लोग सारे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा देखो, जब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की बात करते हो तो कितनी भी आइटम्स की फॉर लाइबिलिटी साइड आइटम, तो मैं आपको ना एक एक नहीं लिखवाने वाला, मैं आपको क्या करूंगा, फॉर लाइबिलिटी साइड पे जितने भी आइटम्स आपके पास अवेलेबल थे उन सभी आइटम्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब खत्म करना है, तो क्या करोगे। तो लाइबिलिटी साइड पे जितने भी आइटम होते हैं बेटा, मुझे एक बात बताओ कि लाइबिलिटी साइड कौन सी होती है, लाइबिलिटी साइड होती है बेटा क्रेडिट साइड। तो आपको अगर इस क्रेडिट साइड के आइटम को रिमूव करना है बैलेंस शीट में से, तो आपको जनरल एंट्री में क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सर डेबिट करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइबिलिटी साइड आइटम। अब लाइबिलिटी साइड आइटम में जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे वो सारे जितने भी अवेलेबल हैं आपके पास उनको लिख लेना। लिखने के बाद आप इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे, तो ये तो हो गई बेटा आपकी बुक वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं उसे लिखोगे बुक वैल्यूज में, मतलब जितना भी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। और इसे ट्रांसफर कहाँ करोगे बेटा, आप ट्रांसफर करोगे आप इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, डिपेंडिंग अपॉन किस रेशो में करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमेशा होता है बेटा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? ये ओल्ड रेशो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट मार देना। अब कैपिटल अकाउंट कब यूज करोगे, जब पार्टनर्स जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग वाली है, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स वाली है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, तो हम यूज करेंगे करंट अकाउंट, बिकॉज वहां पे 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो वी विल ऑलवेज कंसीडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं, पीछे की वीडियोस आप देख सकते हो। एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो वहां पे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बीच का डिफरेंस बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाले के। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ये तो मैंने लिखा आपके लिए कौन सी वाली साइड का, फॉर लाइबिलिटी साइड आइटम। अब आ जाओ बेटा एसेट साइड आइटम्स के लिए, फॉर एसेट्स साइड आइटम्स। तो जितनी भी एसेट्स वाली साइड होती हैं उन आइटम्स का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में किस तरफ होता है बेटा, वो होता है डेबिट साइड पे। ओके, तो डेबिट साइड वाली आइटम्स को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे जाना पड़ेगा। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे अगेन जो भी एडजस्टमेंट करनी है सारी की सारी पार्टनर्स के थ्रू करनी है, तो पार्टनर्स का अगेन कैपिटल या फिर करंट अकाउंट आप इस्तेमाल करोगे और नीचे लिखोगे क्या, टू एसेट साइड आइटम, मतलब जो भी एसेट साइड पे आइटम्स मैंने आपको लिखाई थी ना अभी, पीएनएल अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया, तो यहाँ पे आप लिस्ट बना लोगे, पीएनएल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो भी दे रखा है उसको आप यहाँ पे मेंटेन कर लेना। मेंटेन करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होंगे उन सभी आइटम्स को आप यहाँ पे पहले तो लिखोगे उनकी वैल्यूज, जैसे यहाँ पे आप क्या क्या आ जाएगी बेटा, बुक वैल्यू, और उन्हीं आइटम्स को यहाँ पे आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गई, जनरल एंट्रीज रिलेटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? तो ये एंट्रीज आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इस्तेमाल करोगे। अगर ये क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। अब जब एडजस्टमेंट आपको करनी है तो एडजस्टमेंट करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ स्टेप्स आप यूज करोगे जो कि ऑलरेडी हमें आते हैं। सर आते हैं, टॉपिक तो भी स्टार्ट हुआ है, तो आते कैसे हैं बेटा, आते इसलिए हैं क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। एडजस्टमेंट वाले टॉपिक्स में जितने भी हम लोग स्टेप्स लिखेंगे वो ऑलरेडी आपको आते हैं, इसलिए क्योंकि आपने उन्हें वैल्यूड गुडविल के टाइम पे सीखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो चेकआउट करते हैं एक बार। तो एडजस्टमेंट करते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि डाटा आपको एडजस्ट कौन सा करना है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री जब आप पास आउट करोगे तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स यूज करने पड़े, जैसे मैंने आपको बताया। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, या फिर बेटा आप क्या निकलता है, गेनिंग शेयर, है ना।
तो ये तो आपको निकालना जरूरी होता है, बिकॉज वैल्यूड गुडविल के अंदर हमने यही सीखा था, है ना। तो पहला स्टेप तो ये निकालोगे। दूसरा स्टेप क्या कैलकुलेट करोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ नेट एडजस्टेड अमाउंट। देखो बेटा, अगर सिंगल एडजस्टेड अमाउंट है, मतलब एक ही आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, इफ मोर देन वन अकाउंट इज अवेलेबल, मोर देन वन आइटम इज अवेलेबल, तब आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद थर्ड में जनरल एंट्री बन जाएगी आपके पास फॉर द एडजस्टमेंट। अब जनरल जो एंट्री बनेगी ये बहुत सिंपल है, ये वही एंट्री है जो हमने पहले भी सीखी हुई है। एंट्री क्या होती है बेटा? ये होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो ये तो सर हमने ऑलरेडी सीखी हुई है जब आपने वैल्यूड गुडविल कराया था, है ना। तो बेटा सेम वैसे ही आपको ट्रीट रिकॉर्ड करनी है, इसका आइटम भी, फिगर्स भी, सब कुछ वैसे ही आपको मेंटेन करना है जैसा हमने वैल्यूड गुडविल के केस में किया था, है ना। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री, बिकॉज ये 2 हो गए आपके रॉ मटेरियल। अब जैसे ये 2 आइटम निकल जाता है तो इन दोनों के बेसिस पे आपकी एंट्री फ्रेम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये एंट्री आपकी बनती है जब कभी भी आपके पास लायबिलिटी साइड वाले अगर आइटम आते हैं। तो बेटा एक चीज और देख लो, ये जो एंट्री आपकी बनेगी ये बनेगी फॉर लायबिलिटी साइड, कि आपके अगर लायबिलिटी साइड वाले आइटम गिवन है क्वेश्चन में, है ना, तो ये एंट्री बनती है आपकी। व्हाट इफ एसेट्स वाली साइड अगर हैवी हो जाती है? तो अगर एसेट्स वाली साइड हैवी हो जाती है तो कुछ नहीं होगा बेटा, आपकी पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। तो यहां पे आ जाती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी आपकी कि अगर एसेट्स वाली साइड अगर आपके पास अवेलेबल है और तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन या ये एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, तो ये एंट्री बनेगी आपकी फॉर एसेट साइड। तो एसेट साइड के आइटम के लिए ये एंट्री आप प्लेस कर लेना, तो आपका ये एडजस्टमेंट एंट्री फ्रेम हो जाएगी पूरी। क्लियर हुआ? तो चलो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद हम चलते हैं सीधा एक क्वेश्चन के ऊपर, दोनों के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है बेटा। तो चलो इसको नोट डाउन करते हैं। फिर हम करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 2 क्वेश्चन करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। ओके, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा आई गेस। तो अभी हम चलेंगे सीधा सीधा कहाँ पे? जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ओके तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है आपके लिए, क्वेश्चन है देखो लैंग्वेज में आपको मिलेगा पैराग्राफ फॉर्म में। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल निकाल लेता हूँ, है ना। तो आपको भी यही करना है, आपको भी क्या करना है बेटा, रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लेना। तो रॉ मटेरियल जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या क्या मिला, सर्च आउट किया। क्वेश्चन ने दे रखा है एक ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1, न्यू रेशियो दैट इज 3:2, और एक आइटम आपके पास बैलेंस शीट में अवेलेबल। जो क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ कि बैलेंस शीट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज 1,50,000 रुपीज। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेटा आपके लिए, वो है नेसेसरी जनरल एंट्री करो। द पॉइंट इज कि सर इसमें तो बताया ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर एक एडजस्टमेंट करनी है। आपने तो लैंग्वेज लिखवाई थी हमें, वो लैंग्वेज वगैरह तो इसमें है ही नहीं। तो अगर लैंग्वेज वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, आपको कोई आइटम में इस कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर एडजस्टमेंट करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का ही सहारा लोगे। क्लियर हुआ? तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर देना, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो एजम्पशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो बेटा क्या करोगे आप, एंट्रीज पास करोगे। तो एंट्री पास करने के लिए मैंने आपको हमेशा समझाया है कि आप जनरल का फॉर्मेट बनाओगे। इफ यू हैव अ सिंगल एंट्री तो भी आपको एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। मेक श्योर इट्स इन योर हैबिट, ताकि आप फाइनल अकाउंट्स में इस चीज को यूज कर सको, है ना। आप फॉर्मेट क्रिएट करोगे डेबिट क्रेडिट प्रॉपर तरीके से जैसे आप क्रिएट करते हो, एंड डेट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। तो लेट सपोज कि ये जो डाटा डिसीजन लिया गया है चेंज करने का, वो लिया गया है करंट ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने डिसाइड किया था कि रेशो बदलेंगे। तो रेशो बदलेंगे तो इस डेट को रेशो बदली जा रही है। अब आपको इस अमाउंट को एडजस्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर एडजस्ट करना है। तो चलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों बताओ डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आप इसको करोगे क्या। देखो ये आइटम कौन सा है, ये आइटम है P&L का क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था।
तो क्या बताया था कि क्रेडिट आइटम्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। परफेक्ट। तो डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड पे क्या लिखोगे आप, P&L अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इसे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। मैं पार्टनर्स के नाम भी ले लेता हूं, इसके अंदर A और B हमारे पार्टनर्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर हुआ? तो A और B, तो यहां पे लिखोगे क्या आप, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो बेटा ये नहीं दिया हुआ कि कैपिटल फ्लक्स फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज 1,50,000 रुपीज एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो। तो व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, 1:1, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका कितना, 75,000 एंड ये भी आपका आ जाएगा बेटा 75,000। नाउ व्हाट्स द नरेशन, यहाँ लिखोगे आप बीइंग P ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉपर्ली आपने नरेशन में मेंशन करना है। हो गया बेटा? तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कवर आपका। ओके परफेक्ट। तो चलो सर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो, अगेन पार्टनर सेम हमारे पास है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस गिवन है बेटा, ये गिवन है आपको डेबिट वाला बैलेंस। आई होप दिख नहीं रहा होगा, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ये गिवन है आपको बेटा डेबिट वाला बैलेंस, कितना, सेम अमाउंट 1.5 लाख रुपए का। और एक और आइटम है दैट इज जनरल रिजर्व विच इज 90,000 रुपीज। ठीक है, तो 90,000 रुपीज का जो अमाउंट है, इन दोनों आइटम को मुझे एडजस्ट करना है। अब देखो बेटा एक आइटम आपके पास डेबिट साइड वाला है और जनरल रिजर्व का जो आइटम है वो मिलता है मुझे किस तरफ, क्रेडिट साइड पे। तो दोनों की एंट्रीज अलग अलग होंगी। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर एडजस्ट करना है। अगेन इसमें भी क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो नेसेसरी जनरल एंट्री मतलब आपको जनरल एंट्री डालनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा नहीं है इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी बताया आपको assumption यूज करने के लिए। अब फॉर्मेट बनाओगे आप प्रॉपर्ली, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज एंड सो, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है बेटा, पर्टिकुलर LF रुपीज डेट रुपीज क्रेडिट। ओके, तो डेट सेम ले लेते हैं, 2023 1/4 को डिसीजन लिया गया था। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट आइटम, दैट इज P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो 1.5 लाख का अमाउंट है और ये डेबिट है। तो डेबिट साइड वाली आइटम को रिमूव करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप क्रेडिट करोगे। परफेक्ट। तो क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, P&L। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम। बढ़िया। तो पार्टनर्स के नाम आप क्या लिखोगे, AB कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 P&L अकाउंट। तो ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट है मेरे पास 1.5 लाख रुपए का। डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप कितने में, 75 एंड 75,000। तो ये हमने क्या किया, बीइंग P&L बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड या P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज जनरल रिजर्व। डेट सेम रहेगी। जनरल रिजर्व का बैलेंस किस तरफ मिलता है बैलेंस शीट में बेटा, ये मिलता है आपको क्रेडिट साइड पे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे आप, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। परफेक्ट। तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखोगे आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A एंड टू B, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा इस बार भी। तो अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट है आपका 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए जो अमाउंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट अगेन ओल्ड रेशो में ही किया जाएगा विच इज 45,000 रुपीज। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये क्या लिखोगे आप, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपका हो गया खत्म क्वेश्चन इसका, डन। परफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो चलो सर ये टॉपिक तो समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है बेटा, एडजस्टमेंट। कि आप एडजस्टमेंट कब करोगे और कैसे करोगे एडजस्टमेंट, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो सॉल्यूशंस को, फिर हम चलेंगे सीधा कहां पे, एडजस्टमेंट ऑफ आइटम्स की तरफ। ओके ओके, तो हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको डाटा एक क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने छोटा सा, देख सकते हो आप। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इसके अंदर अपना कितना, 1:1, मतलब पार्टनर्स यहाँ पर भी आपके A और B होंगे। तो 1:1 का ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं कि 3:2 रखने वाले हैं ये लोग। और जनरल रिजर्व इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से, मतलब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है आपका जनरल रिजर्व कि 60,000 रुपीज का इनके पास एक रिजर्व अवेलेबल है। परफेक्ट। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, यहां लिखा हुआ है कि पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। तो बच्चों बताओ इस वाले केस में क्या करोगे आप, कमेंट्स में लिखो एक बार। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड
टू रिकॉर्ड द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स ने क्या बोला कि जनरल रिजर्व वो नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो एडजस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, वो जनरल रिजर्व वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, है ना। बहुत अच्छी बात है। अगला, व्हेन partners decided not to record the general reserve in new balance sheet। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो नई बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो नहीं करना चाहते तो हमें क्या मतलब है, हम डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मारोगे तभी वो अगली बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो चलो ये क्वेश्चन दोनों का हो गया एक तरीके से, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा थोड़ा सा कि कब क्या करना है क्या नहीं करना। तो लैंग्वेज वो हमेशा आपको देगा ही देगा। बट एक पॉइंट बताओ बेटा कि जब भी आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो आपके लिए क्या है, आप पहले पॉइंट का जब सॉल्यूशन करोगे आपको इसमें भी जनरल एंट्री करनी है, इसमें भी जनरल एंट्री करनी है ना। तो एक पॉइंट आता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो एक्स्ट्रा कोई आपके स्टेप्स अवेलेबल नहीं है। बढ़िया, स्टेप्स अवेलेबल है, डायरेक्टली आप एंट्री पास कर सकते हो। बट फॉर द एडजस्टमेंट जो फर्स्ट पॉइंट में होगा, वहां के लिए मुझे एक छोटा सा पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर या फिर गेनिंग शेयर। तो उसको निकालने के लिए पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहला पार्ट मेरा क्या आ गया, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर, जो कि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी टू एडजस्ट द जनरल रिजर्व वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे आप, आपका ये हो गया पार्टनर का सेक्शन, ये हो गया ओल्ड शेयर का सेक्शन, माइनस में न्यू शेयर। ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में समझ लिया अच्छे से, है ना। तो ए और बी, तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बेटा है 1/2 और 1/2, माइनस माइनस न्यू रेशियो इज 3:5 एंड 2:5। तो ये आंसर कितना गया बेटा आपका, ये आ गया एलसीएम 10, ये भी 10 आएगा, तो ये आएगा 5 और ये 5 माइनस माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 4। तो वैल्यू क्या आती है बेटा, ये आती है 1/10 और ये आती है आपकी -1/10, ऊपर वाली नीचे वाली आएगी 1/10। तो जो आपका पॉजिटिव आएगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्रीफाइस, और जो आपका नेगेटिव आएगा उसे क्या बोलते हैं बेटा, आप गेन बोलते हो। क्लियर। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको लिखवाया था एडजस्टमेंट के टाइम पे आप क्या निकालोगे, नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो कितना अमाउंट आपको एडजस्ट करना है, तो बेटा एक ही आइटम है इस क्वेश्चन में, तो एडजस्ट करने के लिए दैट इज 60,000। वट इफ मोर देन 2 आइटम्स अगर आपके पास मिल जाए, मतलब मोर देन 1 आइटम अगर आपको मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, तो उसका क्वेश्चन भी अभी हम करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है। अब तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप जनरल एंट्री पास करोगे, तो जनरल एंट्री पास कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब जनरल एंट्री तो हम कर ही सकते हैं ना। तो देखो जनरल एंट्री बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, हर बार एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2 एंट्री करनी है, तो 2 एंट्री के हिसाब से आप अपने पास फॉर्मेट क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आप अपनी एंट्रीज को प्लेस करना शुरू करोगे। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहली पार्ट क्या आएगी आपकी, सबसे पहला चीज आएगा आपका इस पॉइंट की एंट्री। तो बेटा इस पॉइंट की एंट्री क्या बनने वाली है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब G2S, गोवा टू सिंगापुर, ऐसे याद रख सकते हो आप, G2S। तो जनरल एंट्री में आपको लाइबिलिटी साइड वाली आइटम को एडजस्ट करना है। तो 2023 ले लेते हैं सेम डेट अपनी। तो गेनिंग कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे देखो अब गेन कर रहा है ये ए, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो एंट्री आ गई आपकी। वैल्यू कैसे फ्रेम करोगे आप, तो बेटा वैल्यू में फ्रेम करने के लिए आप पहले यहां लिखो 60,000, जो एडजस्टेड अमाउंट आपका ये है, और इनको मल्टीप्लाई करो इनके साथ। तो ए के कॉलम में 1/10 आ रहा है गेन, तो 1/10 लिख दो। तो 2 पार्टनर, तो बी का भी 1/10 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसका मतलब 6-6 हज़ार रुपए दोनों में वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। तो ये मेरा हो गया एडजस्टेड। क्लियर हुआ। अब सेम पार्ट में आ जाओ सेकंड पार्ट। तो ये मेरी किस पॉइंट की एंट्री हो गई, फर्स्ट पॉइंट की एंट्री। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट की एंट्री पे। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप, सेकंड पॉइंट में क्या बोला उसने कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहते जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में। तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सिंपल है, हम खुद ही कर लेंगे। चलो फिर भी मैं करा देता हूं आपको। तो जनरल रिजर्व इज अ आइटम जो आपको डेबिट साइड पे मिलता है, सॉरी क्रेडिट साइड पे मिलता है, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम डेबिट करोगे। क्लियर। तो ए अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे, दोनों अमाउंट आ जाएंगे आपके। और ये पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सी रेशियो यूज करते हो बेटा आप, सर हम ओल्ड रेशियो यूज करते हैं, तो हम भी ओल्ड रेशियो कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट मार लोगे, विच इज 30,000 एंड 30,000। तो ये बेटा ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या यहाँ क्या दिखाओगे आप, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपने जनरल रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गया हमारा काम खत्म, डन, परफेक्ट, समझ में आया अच्छे से। तो चलो
इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, एक एग्जांपल आपके पास ये अवेलेबल है। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पे मैंने आपको आपसे प्रॉमिस किया है क्या, कि आपके पास एक से ज्यादा आइटम होंगी एडजस्ट करने के लिए। तो व्हाट इफ एक से ज्यादा आइटम अगर आपको एडजस्ट करने के लिए मिले तो आप क्या करोगे, तो चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके तो आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे मैंने आपसे आपको अभी डिसाइड किया था कि तो आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमने अभी डिसाइड किया था कि हम लोग एक से ज्यादा आइटम्स को एडजस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपके टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या क्या लिखा हुआ है कि वी हैव 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ओके, द ओल्ड रेशियो इज 5, 3 एंड 2 एंड द न्यू रेशियो इज 2, 3 एंड 5। ये रेशियो बदलने वाले हैं। एंड एट दैट टाइम बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स गिवन है, दैट इज जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा क्रेडिट बैलेंस है आपके पास कितना, 24,000 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस के नाम से एक आपके पास अमाउंट है 18,000। तो एक चीज ध्यान से देखो बेटा, ये आपकी लायबिलिटी साइड की आइटम है, ये भी लायबिलिटी साइड की आइटम है बिकॉज ये क्रेडिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऐसा आइटम जो डेबिट साइड पे देखने को मिलती है। तो अगर आप इनको नेट एडजस्ट करोगे, मतलब इन सबको प्लस करोगे, सम अप करोगे, तो एक साइड से आप सम करोगे तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे आपकी, क्योंकि ये दोनों एक साइड पे आती हैं, ये दूसरी साइड पे आती है, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द नेट एडजस्टेड अमाउंट। अगर एडजस्ट करने को बोलेगा तो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो 2 एंट्री बन जाएंगे अपने, हमारा काम खत्म हो गया। बट हमने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन किसका होगा, एडजस्टमेंट वाले का। तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, देखो एक बार, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो रिकॉर्ड करेंगे इफेक्ट ऑफ द these items without affecting the book values। मतलब वो बुक्स में वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। ओके, समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन ने लिख के भी दे दिया, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां पे क्या मतलब हुआ इसका, पास एन एडजस्टमेंट, एन मतलब सिंगल एंट्री करनी है, क्योंकि ए और एन एक सिंगल आइटम के साथ यूज किया जाता है। तो यहां पे इसका मतलब सिंगल एंट्री की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। तो चलो अब चलते हैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए जो स्टेप्स यूज बताए मैंने आपको वही यूज करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर। ठीक है बेटा, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कैलकुलेट किया ए, बी एंड सी, पार्टनर्स हमारे पास हैं। तो ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपके पास 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 10, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा एलसीएम। द फाइनल आंसर इज 3, इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस का 3, इसका मतलब बेटा ये आ रहा है आपका सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसीलिए ये आपका आ रहा है गेन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप क्या निकालोगे बेटा, आप निकालोगे नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो व्हाट इज अ नेट एडजस्टेड अमाउंट, बेटा नेट एडजस्टेड अमाउंट के लिए आपको इस बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जहां से आपको एडजस्टेड अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एडजस्टेड अमाउंट में क्या क्या चीजें हैं बेटा, ये आपके पास है जनरल रिजर्व का बैलेंस, और एक आइटम है आपके पास P&L अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस, और एक आइटम है आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा, 6,000 रुपये ये आ गया, 24,000 रुपये ये आ गया, एंड 18,000 रुपये की वैल्यू ये गिवन है विच इज नेगेटिव, तो ब्रैकेट में शो करोगे। एंड द फाइनल वैल्यू जो आपके पास निकल के आने वाली है वो आएगी आपके पास कितनी बेटा, 12,000 रुपये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 रुपये यूज कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, नेट एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया नेट एडजस्टेड अमाउंट। अब इसी के बेसिस पे आपको एक एंट्री पास करनी है, जो कि हम कहां करेंगे, जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में। तो जनरल का एक छोटा सा अगेन एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा ही बनेगा ये तो आपके पास। तो छोटा सा फॉर्मेट आपका बन गया। बनाने के बाद अब एक बार एंट्री आप चेक करो, देखो बेटा ये गेन कर रहा है सी और ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हैवी साइड कौन सी बची है, ये जो बैलेंस बचा है ये आपका क्रेडिट वाला बैलेंस बचा है, मतलब लायबिलिटी बैलेंस बचा हुआ है। तो बेटा लायबिलिटी साइड वाले बैलेंस अगर बचा हुआ है तो वहां पर आप क्या आइटम यूज करने वाले हो लायबिलिटी साइड के लिए। तो वहां जो एंट्री आपकी बनेगी वो एक बार देख लेते हैं क्या एंट्री बनने वाली है। तो देखो बच्चों, ये जो एंट्री बनेगी डेट, पर्टिकुलर्स और LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आपकी सेम वही 2023 हम लोग यूज करने वाले हैं, 2004 में एंट्री बनेगी आपकी। यहाँ पे कौन सी गेन कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ बच्चों। अब वैल्यू कैसे फ्रेम करोगे, 12,000 का अमाउंट एडजस्ट करने के लिए, एंड द अमाउंट इज 3/10,
10 जो ये आपका आंसर आया था, इसी को मल्टीप्लाई करके तो अमाउंट आ जाएगा आपका 3600 रुपये इसका हो गया और 3600 रुपये इसका हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग वैल्यूज एडजस्टेड, आपकी जो वैल्यूज थी सारी की सारी एडजस्ट हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज जो हमने कवर अप किया उसके सारे का एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। परफेक्ट, तो ये हमारा सारा टॉपिक क्लियर है आज की क्लास का। अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 2 टॉपिक खत्म करेंगे हम लोग, दैट इज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। तो ये 2 टॉपिक है हमारे पास, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए जो आपको करवाया गया उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपके अराउंड 3 to 4 मार्कर के क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन भी ईजिली फ्रेम हो सकता है यहाँ से। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करंट सेशन।